बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के इस थर्ड लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्जेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम सुपरपोजिशनल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। पहले एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं उस टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ओवर द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेट करते हैं। जैसे एक केस हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में किया है, एंड दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। दैट वाज एन इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्जेस, जिस पे चार्जेस को हमने ये एज्यूम किया था कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम की थी और उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट की थी। मैंने आपको बताया था अगर वन डायमेंशनल केस हो तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, टू डायमेंशनल केस हो जब चार्जेस सरफेस पे पड़े हों तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे यूज़ करेंगे, और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। So here once again, if we consider the first topic of our today's lecture, इसमें भी हम रिंग की बात कर रहे हैं। रिंग इज़ once again लाइन, एंड यहाँ पर once again फिर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें आपको एक रिंग नज़र आ रहा है। द रिंग इज़ जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके हमारे पास जो चार्ज है वो एक रिंग की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम ये एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यानी हर दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस सेम है और वो रिंग के फॉर्म में फैले हुए हैं। अब अगर कोई पॉइंट P लिया जाए, जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है, इस पॉइंट P जो कि उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर पे है, उस प्लेन ऑफ दैट रिंग जो है उसके परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस z के ऊपर एक पॉइंट है P, उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिकॉज ऑफ दैट रिंग ऑफ चार्जेस। सो इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, वहाँ पे मैंने एक जो है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट रिंग जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ ds, और उस ds के अंदर जो चार्ज है दैट इज़ dq। अब पहले मैं इस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चार्ज की वजह से उस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P because of that small fraction is just dE, and I call it dE. So dE is equal to k times dq divided by r square। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड kq divided by r square है, k is the Coulomb's constant, k यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, that is 1 divided by 4 pi epsilon naught। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये रिंग ऑफ चार्जेस जो है ये फ्री स्पेस में है। सो मैं ये लिख सकता हूँ, सो k q dq divided by r square is that small dE, and if I substitute dq is lambda times ds because lambda is linear charge density, जैसे मैंने कहा कि ये भी एक लाइन है बट सर्कल की फॉर्म में। So lambda is dq by ds, so if I rearrange it, dq becomes lambda times ds, and dq की जगह lambda ds पुट किया, ये इक्वेशन मेरे पास आई, इक्वेशन 1। अब अगर आप एक दफ़ा फिर उस डायग्राम को देखें, वहाँ पर इस डी चूँकि एक वेक्टर है और इस वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स बना सकता हूँ। एक कंपोनेंट जो है along z axis, along that z axis which is perpendicular to the plane of that circle, and एक कंपोनेंट जो है इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ दैट सर्कल। वो आप किसी भी डायरेक्शन में लें, बस मैंने यहाँ पे इसको राइट साइड पे शो किया हुआ है। सो दैट इज़ द लेट मी कॉल दैट डायरेक्शन इज़ y डायरेक्शन, एंड the direction that is perpendicular to the plane, that is z direction. So z direction में जो component है that is dE cos theta, because if you look at that diagram, angle जो है, angle का जो adjacent side है वो cos theta से represent करते हैं हम, और जो angle के opposite होता है वो sin theta से represent करते हैं। So चूँकि DEY जो है वो उस angle के opposite है और इसलिए मैंने इसको sin theta से represent किया है। अब
पहले मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। मैं चूँकि एक डी क्यू की वजह से मैंने ये फाइंड किया है। नाउ इंटीग्रेटिंग डी ई इक्वेशन ए, क्यों मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैं स्मॉल फ्रैक्शन उस रिंग के इज्यूम कर सकता हूँ, और अगर एक साइड पे तो दूसरे साइड पे मैं एक इज्यूम कर लूँ फॉर सिंप्लिसिटी, एंड यू कैन सी उसके लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड इसी तरह होगा, लेकिन अब के उसके वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन उस पहले वाले के वाई कंपोनेंट के अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि ये दो अपोजिट साइड्स पे हैं। सो वाई कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, लेकिन जी कंपोनेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैं छोटे छोटे फ्रैक्शंस बना सकता हूँ, उस पेचेस बना सकता हूँ पूरी सर्कल के, उस पूरे रिंग के, और उन सब की वजह से जो जी कंपोनेंट होगा डी ई का, उनको मैं इंटीग्रेट करता हूँ ताकि मुझे टोटल जी कंपोनेंट मिले। तो जी कंपोनेंट वुड बी देन द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दो स्मॉल फ्रैक्शंस, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन हियर, dE cos theta, I am integrating this and I get the total electric field in z direction, जो कि मैंने यहाँ पर z डायरेक्शन चूज़ की है अपवर्ड। अब ये आ जाएगा, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करें फर्दर, यहाँ पर dE की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, इक्वेशन 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो इससे मेरे पास क्या आया, सिंपली आर क्यूब आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और के लैम्डा टाइम्स जी डी एस। कोई एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपली वो सारी चीज़ें मैं टेक आउट कर लेता हूँ उस इंटीग्रेशन के साइन से, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ ओवर डी एस एंड ऑल दोज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एस। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस उस पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस हमें देता है, एंड इफ़ आई अज्यूम द रेडियस ऑफ दैट सर्कल टू बी कैपिटल आर, स्मॉल आर जो है दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल डी क्यू टू द point where I want to calculate electric field intensity, and this capital R is just the radius of that circle, of that ring. So this way I can write k lambda z divided by r cube integration ds is 2 pi r for what? 2 pi r for integration ds. इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मुझे पूरा सर्कल मिलता है, क्योंकि एक सर्कल की जो है अगर आप पूरी लेंथ देखें तो दैट्स अ सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। सो इंटीग्रेशन डी एस अगर मैं यहाँ पे मेंशन भी करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज 2 पाई कैपिटल आर, बिकॉज मैं इसको क्या कहता हूँ, कैपिटल आर कहता हूँ उस सर्कल के रेडियस को। तो वो मैंने यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, लैम्डा अपनी जगह पे, के अपनी जगह पे, सी अपनी जगह पे, आर क्यूब है डिनोमिनेटर में, इसलिए आर की जगह, चूँकि अगर आप इस डायग्राम को देखें, जी और कैपिटल आर ये परपेंडिकुलर और बेस हैं रिस्पेक्टिवली, और स्मॉल आर जो है दैट इज़ हाइपोटेनियस, सो यू कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड यू गेट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। वो मैंने यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट किया है। स्क्वायर रूट इज़ 1/2 रेस्ट, स्क्वायर रूट की जगह होल रेस्ट टू पावर 1/2 है, क्यूब ऑलरेडी मौजूद था, आई गेट दिस। सो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in z direction. And now how about the components that are in y direction, जिसके मुताबिक मैंने पहले भी कहा कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। रीज़न ये है कि अगर हर तरफ से हम स्मॉल एलिमेंट लें चार्ज के, और वो सारे उस पॉइंट की तरफ फील्ड जो है उस पॉइंट के ऊपर फील्ड अप्लाई करें, तो उनके जो जी कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के, अगर हम सिमेट्री इज्यूम करें, बिल्कुल सर्कुलर सिस्टम को इज्यूम कर लें, तो वो सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सो दे हैव नो कंट्रीब्यूशन, सो द वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल डीईज कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, so we ignore them, and hence we have the total electric field is Eg, and Eg is calculated here, so उसको मैंने यहाँ पे लिखा, but I use this expression once again,
यू नो दैट लैम्डा इक्वल्स डी क्यू बाई डी एस, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे वंस अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक एज्यूम कर लें तो फिर आप, या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर आप डी क्यू बाई डी एस लिखें, या टोटल क्यू डिवाइड बाई टोटल एस, यानी टोटल लेंथ ऑफ दैट सर्कल। सो वो 2 पाई आर है। टोटल चार्ज जो है Q है। अगर मैं ये कहूँ कि टोटल चार्ज इन दैट सर्कल इज़ Q, और सर्कल की पूरी जो लेंथ है यानी सर्कमफ्रेंस दैट इज़ 2 पाई आर, तो मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट की। सो यहाँ से मैं 2 पाई आर इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो आई गेट Q इक्वल्स 2 पाई आर टाइम्स लैम्डा। एंड इफ़ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ Q, अगर चूँकि मैं यहाँ पर 2 पाई आर लैम्डा की जगह Q यूज़ करूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलती है फाइनली। नाउ दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। और अगर आप इसका एक स्पेशल केस इज्यूम कर लें, यानी आप ये इज्यूम कर लें कि वो चार्ज इतना दूर पड़ा हुआ है, जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जी को बहुत ज़्यादा इज्यूम कर लें, यानी उस चार्ज को, उस पॉइंट पी को उस रिंग से बहुत दूर इज्यूम कर लें, तो रिंग आपके लिए एक पॉइंट हो सकती है। और फिर आपको, आपके पास ये चॉइस है कि आप आर को इग्नोर कर लें। लाइक इफ़ आई टेक दैट स्पेशल केस, स्पेशल केस में कौन सा ले रहा हूँ मैं? ये स्पेशल केस ले रहा हूँ कि z जो है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, दैट रिंग ऑफ चार्जेस। सो आई कैन इग्नोर, कैन बी ignored, and electric field intensity then becomes K times QZ divided by Z cube। क्यों Z क्यूब? क्योंकि आर स्क्वायर को मैंने इग्नोर कर लिया, जी स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, इससे हमारे पास जी क्यूब आ गया। लेकिन चूंकि ऊपर भी जी है नीचे जी क्यूब है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर करके इसको ख़त्म कर देता हूँ, एंड आई एम लेफ्ट विद के क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप उस रिंग को बहुत दूर एज्यूम कर ले, उस पॉइंट को रिंग से बहुत दूर एज्यूम कर ले, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। एंड हियर इट इज़, पॉइंट चार्ज के लिए आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो इस तरीके से हम किसी रिंग ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो हियर इट इज़, आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं। मैं वक्त बचाने के लिए इसको पहले से नोट कर लेता हूँ। सो आप तब तक चाय पी लें और मैं तब तक ये दूसरा जो है दूसरा टॉपिक लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वंस अगेन इफ़ यू लुक एट दैट डायग्राम, हमने एक डिस्क एज्यूम करना है, कंसीडर अ डिस्क, एंड उस डिस्क के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट की जा सकती है, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। And once again I am assuming uniform charge distribution, symmetric case है, डिस्क ऑफ चार्जेस है। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, उस डिस्क के अंदर एक जो है स्ट्रिप एज्यूम कर लेता हूँ। मैं उस डिस्क के छोटे छोटे
पार्ट बना लेता हूँ। अब जिस तरह एक लाइन के हम छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाते हैं, इस तरह मैं इस डिस्क के एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, मामूली सी थिकनेस के स्ट्रिप्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ। किसी एक स्ट्रिप, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप हैविंग थिकनेस dw। अब देख सकते हैं उस थिकनेस को मैं dw का नाम दिया हुआ है, एंड द रेडियस w, रेडियस ऑफ दैट रिंग जो मैंने एज्यूम की है उस पूरे डिस्क के ऊपर, उसका रेडियस मैं w ले रहा हूँ, और एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज dA, उस स्ट्रिप का एरिया है उस रिंग का, और उसको मैंने क्या लिखा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द थिकनेस इज़ स्मॉल इनफ। अगर वो इंतहाई कम हो थिकनेस तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 2π w मल्टीप्लाइड विद dw उसका एरिया हो जाता है उस स्ट्रिप का। अब क्या करना है, चूँकि सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हैं dq/dA, and then from here dq is sigma times dA, it's a surface charge density, and here if you substitute the value of dA from here, you get dq equals sigma times 2π w dw. Call it equation 1, and then move to the case which we discussed earlier. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कैलकुलेट कर लिया है, सो कंसीडर इट दैट रिंग, and E is kqz divided by z square plus w square raised to the power 3/2, जो अभी कुछ देर पहले हमने कैलकुलेट किया है। अब मैं उस स्ट्रिप के लिए, अगर मैं उस रिंग को उस पूरे डिस्क के लिए एक डिफरेंशियल पार्ट एज्यूम कर, यानी बहुत सारे ऐसे रिंग ऐड हो जाएंगे तो उससे डिस्क बन जाएगा, तो मैं उसको एक जो स्ट्रिप मैंने एज्यूम किया हुआ है उस रिंग उस पूरे डिस्क के लिए मैं एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर कर लेता हूँ, एंड आगे जाकर मैं उसको फिर इंटीग्रेट करूँगा, लेकिन यहाँ पर dE हो जाएगा, ये dQ हो जाएगा, बाकी उसी तरह लिख लें। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 को यहाँ पर dQ को 1 से उठाकर इस इक्वेशन 3 में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, और मुझे क्या मिलता है, kz अपनी जगह पे, साथ में सिग्मा टाइम्स 2πw टाइम्स dw ये लिख लिया, और डिनोमिनेटर उसी तरह। ठीक, अब और कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ रीअरेंज किया। ठीक है, और ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। पाई यहाँ पर मैंने एक और काम किया है, k की जगह, इस k की जगह मैंने 1/4πε0 सब्स्टिट्यूट कर लिया है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, जिससे इस पाई से जान छूट गई है। 2 मैंने जानबूझ के इसके साथ नहीं काटा, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो चीज़ है कांस्टेंट, उसको मैंने लेफ़्ट पे लिखा है, और आगे ये z टाइम्स सिग्मा डिवाइड बाई 4πε0, और बाकी इधर ही रहने दिया। ठीक है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं किया है। ठीक, एंड फ्रॉम हेयर आई गेट dE इक्वल्स दिस। नाउ दिस पार्ट हेयर कैन बी इंटीग्रेटेड ओवर w, एंड अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो उस स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट की वजह से, उस एक स्ट्रिप की वजह से या रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस पॉइंट P के ऊपर, जो कि परपेंडिकुलर, जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ा है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट z के ऊपर, डिस्टेंस z के ऊपर पड़ा हुआ है पॉइंट P के साथ। अब इसमें अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट डिस्क, आई हैव टू इंटीग्रेट इट, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होते हैं। अब देखिए W जो है, W इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्ट्रिप, दैट डिफरेंशियल पार्ट ऑफ टोटल डिस्क। सो उस डिफरेंशियल पार्ट को कम से कम वो बिल्कुल 0 पे हो सकते हैं, यानी उसका कोई रेडियस नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है W की वैल्यू बढ़ती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पूरे डिस्क के रेडियस जितना हो सकता है। सो उसके मैंने लिमिट्स लिए हैं 0 से लेकर R तक। मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये इंटीग्रेशन से जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा दैट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ़िलहाल यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, या ये मैं नहीं मिटाने जा रहा, ये बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ ताकि फिर उसको इंटीग्रेट कर सके। अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। मैंने इस कोर्स के स्टार्ट ही में आपको बताया था कि इस कोर्स में हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो भी बहरहाल आपके लिए सॉल्व कर लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ख़ुद करना पड़ेगा। You need to have knowledge of mathematics if you want to understand physics. Well, now if I want to integrate this, it's very simple. मैं substitution method use कर सकता हूँ, और मैं अगर substitution method use करके यहाँ पे लिखूँ p, that is equal to p is any function, it is equal to z square plus w square. And then if I differentiate it with respect to w, what I get z, ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई w नहीं है, और ये पार्ट जो है ये हो जाएगा 2w. Now dp is equal to 2w times dw. If I substitute it there, what I get मैं सिर्फ उस इंटीग्रेशन के पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाद में कर लूँगा। मैं इसको एक इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, आई कॉल इट इक्वेशन 4, ठीक है। उस इंटीग्रेशन में मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिलहाल मैं लिमिट्स पुट नहीं करता, वैसे ही इंटीग्रेट कर लेता हूँ। p मैंने जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया, रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है, -3/2। ये -3/2 किस तरह, ये मैंने यहाँ से पावर ऊपर उठाया है, तो बाकी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप BS के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, आपने कैलकुलस पढ़ी है। p raised to the power -3/2 and multiplied with dp. This part is then dp, and now it's very simple. You can simply just integrate it this way, okay, and from here you get p raised to the power -1/2 divided by -1/2 divided by -1/2, बिकॉज यहाँ से भी -1/2 आ जाता है। और आप इसको अब यूँ लिख सकते हैं कि -2p raised to the power -1/2, ओके। अब मैं दोबारा इसको p की बजाय ये चीज़ लिख लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यानी इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लूँ, यानी यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, p की जगह z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर रेज़ टू द पावर -3/2, जैसा कि यहाँ पे मौजूद है। और dp की जगह वंस अगेन पहले केस की तरह एक्चुअल जो फॉर्म है उसका उस तरह लिख लूँ, ये आ जाएगा। और -2p क्या है हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर व्हाट, रेज़ टू द पावर -1/2, क्लियर है। ये मैंने इसकी जगह अब मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे चूँकि वहाँ पर इंटीग्रेशन के लिमिट्स है, इसलिए मैंने लिमिट्स का ख्याल रखना है। मैं यहाँ पे भी लिमिट्स डाल दूँगा, और वो लिमिट्स क्या हैं, ओमेगा की वैल्यू 0 से लेकर ओमेगा की वैल्यू r तक, ये उसके लिमिट्स हैं। तो अगर ये लिमिट्स हैं तो यहाँ भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ओमेगा 0 से लेकर ओमेगा r, क्लियर है। तो अब ये जो फॉर्म है इसका, ये मुझे चाहिए होगा, बाकी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि सिर्फ आपको बताना मकसूद था, समझाना था, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इक्वेशन 4 यहाँ पे
इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? E इक्वल्स जी टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये आया -2, ये माइनस बाहर लिख लेता हूँ ताकि इससे जान छूट जाए। 2 भी इसके साथ लिख लेता हूँ इधर, और बचा क्या? जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2। इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है? 0 से लेकर r तक। अब यहाँ पे डॉट है, ये हो जाएगा 2 और 4, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड यू गेट -g टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये जी स्क्वायर अपनी जगह पे। अब मैं लिमिट्स पुट करने जा रहा हूँ, तो एक दफ़ा मैं पुट करूँगा जी स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जगह एक दफ़ा अपर लिमिट कैपिटल R स्क्वायर होल रेज टू द पावर -1/2। ठीक है, और अगली दफ़ा जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा वो क्या होंगे? -जी स्क्वायर और प्लस 0, क्योंकि ओमेगा इस दफ़ा 0 है, रेज़ टू द पावर 1/2। ये आ जाता है इस तरह। अब क्या? -जी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है आपके पास आ गया जी जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसका न्यूमरेटर पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका भी पावर माइनस होना चाहिए था, सो इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, और इसका पावर जो है स्क्वायर रूट है 1/2 लिख लिया, इसका भी पावर 1/2 है। सही है। सो दिस वे you can have -g times sigma divided by 2 epsilon naught, और यहाँ से आपको क्या मिला? 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी। ये so this is electric field intensity due to that. Now I can multiply this z inside. माइनस जी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर रह जाएगा, और इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस ये साइड उस साइड पे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं z डिवाइडेड बाई जी, अगर माइनस जी उधर मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा। अब मुझे इस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा सकता हूँ। ठीक, एंड आई एम लेफ्ट विद E that is equal to sigma divided by 2 epsilon naught into 1 minus z divided by z square plus r square. Okay, so electric field due to the disk मेरे पास ये आ जाती है, जनरल फॉर्म है। अगर आप कोई स्पेशल केस इसमें भी देखना चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली रिंग की केस में स्पेशल केस देखा, मैं यहाँ पर ये स्पेशल केस डिस्कस करूँ।
अब अगर मैं उस डिस्क का साइज़ बहुत ज़्यादा ले लूँ, यानी आर बहुत लार्ज मान लूँ, ये एक स्पेशल केस होगा व्हेन आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन जी। सो ऐसे केस में मैं जी को ज़ीरो इज्यूम कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, और अगर जी को ज़ीरो इज्यूम कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इक्वल्स सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 0 divided by 0 plus r square. From here you get sigma divided by 2 epsilon naught, and if you do remember, this is field due to infinite sheet of what? Of uniformly distributed चार्ज। सो ये स्पेशल केस हो जाता है, और जनरली आप इसको इस तरह कह सकते हैं, किसी भी डिस्क की वजह से किसी पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस जी पे पड़ा हुआ है उस डिस्क से, तो ये आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम।